सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आज हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन की प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका लाइट सा जो है वो इंट्रोडक्शन भी लेंगे। एक चीज हम मेक श्योर कर लें कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन समझने के लिए आपको सबसे बुनियादी चीज जो है वो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। वो बहुत अच्छे से आते हैं। आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आते हो, आपको जर्नल एंट्री जो है वो आती हो, आपको कैश बुक जो है वो आती हो। ये तीन चीजें जब आपको बहुत अच्छे से आती होंगी तो फिर आप जो है वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को समझ सकेंगे। अदरवाइज आप लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को अच्छे से नहीं समझ सकेंगे। यहां एक चीज और मैं क्लियर करता चलूं, कुछ टीचर्स जो हैं वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के कुछ रूल्स नामी एक पेज जो है वो स्टूडेंट्स के हैंडओवर कर देते हैं कि ये रूल्स हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के। बट अब असल में बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के रूल्स नहीं होते, वो रटा होता है कि जो आपको दिया जाता है कि आप बैलेंस एज पर कैश बुक को डेबिट करेंगे तो पासबुक को क्रेडिट करेंगे, फिर इसके बाद आप जो है वो अनप्रेजेंटेड चेक को डेबिट करें, अनक्रेडिटेड चेक को क्रेडिट करें, रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक हो तो आप जो है उसको क्रेडिट कर दें, रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक हो तो आप उसको डेबिट कर दें। ये बेटा रट्टा है, ये असल में रूल्स नहीं है। तो हमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को प्रॉपर लॉजिक के साथ समझने के लिए कि हमारा वो रट्टा हमें ना लगाना पड़े, हमें वाकई समझ भी हो कि हम क्या कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें प्रॉपर जो है वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, अकाउंटिंग की जर्नल एंट्रीज और कैश बुक, ये तीन चीजें जब हमें बहुत अच्छे से आती होंगी तो फिर हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से लर्न कर सकेंगे। तो अगर आप ये तीनों चीजें सीख चुके हैं तो फिर आप आज सीखेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। लेकिन अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है इन तीनों चीजों में, तो इन तीनों चीजों के कॉन्सेप्ट्स, इन तीनों चीजों के मुतालिक इंपॉर्टेंट जो है वो इंफॉर्मेशन मेरी बाकी वीडियोस में मौजूद है, आप वहां से इसको पहले लर्न करें, उसके बाद जो है वो आप इसके बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की तरफ आए। तो लेट्स स्टार्ट। ये अज्यूम करते हुए कि आप लोगों को बैंक रिकॉन्सिलिएशन आती है, लेकिन मेरी यहाँ जो क्लास बैठी है उनको अल्हम्दुलिल्लाह कैश बुक जो है वो आती है, तो आप वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन सीखेंगे। अच्छा बेटा, बैंक रिकॉन्सिलिएशन सीखने के लिए हमें कैश बुक का कॉन्सेप्ट हमारे ज़हन में जरूर होना चाहिए। कैश बुक एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कोई भी शख्स अपने नकद पैसों का हिसाब किताब करने के लिए अपने पास जो है वो रख सकता है। कोई भी शख्स जिसने पैसों का हिसाब किताब करना हो तो आप उसको कैश बुक के अंदर जो है वो मेंटेन करते हैं, आप उसको कैश बुक के अंदर जो है वो लिखते हैं। तो कैश बुक जो है उससे हमने देखा है कि हमारे पास सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है। कैश बुक किसी भी शख्स के पास जो है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके जरिए से वो अपने नकद पैसों का हिसाब किताब और जो पैसे उसने बैंक में रखे हुए हैं अपने बैंक के पैसों का हिसाब किताब उसके अंदर कर सकता है। और पासबुक एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बैंक जो है वो हिसाब किताब करता है। जिस तरह हम हिसाब करते हैं कि हमने पैसे जमा करवाए तो कैश बुक की डेबिट साइड पे कैश के बैंक के कॉलम के अंदर जो है वो लिख दिया जाए कि हमारे बैंक में इजाफा हो चुका है, एसेट में इजाफा हुआ है, डेबिट कर दें। अगर बैंक से हमने पैसे निकलवाए हैं तो हम अपनी कैश बुक की क्रेडिट साइड पर जो है वो लिख देते हैं बैंक के कॉलम में कि हमारे बैंक में कमी हो चुकी है। तो बिल्कुल इसी तरह यही हिसाब किताब जो है वो बैंक वाले भी अपने पास रखते हैं कि हमारे कस्टमर कब हमारे पास पैसे जमा करवा के गए और कब पैसे निकलवा के लेके गए। तो इस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए जो बैंक डॉक्यूमेंट यूज करता है उसको हम पासबुक जो है वो कहते हैं। तो ये बुनियादी चीजें ज़हन में रखने के बाद आज हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को प्रॉपर शुरू करते हैं। एम आरिफ की बुक है हमारे पास और उसका क्वेश्चन नंबर 10 है बैंक रिकॉन्सिलिएशन वाले चैप्टर का, चैप्टर नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, एम आरिफ बीकॉम पार्ट 1। ये हमारे पास बुक है, उससे आज हम प्रैक्टिस जो है वो करने जा रहे हैं। आप लोग इसको अच्छे तरीके से अगर देख लेंगे आज के क्वेश्चन को तो इंशाल्लाह आपका मैक्सिमम काम जो है वो इसी क्वेश्चन की मदद से जो है वो हो सकेगा और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाना कैसे है। तो बेटा सबसे पहले तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का हमारे पास जो है वो फॉर्मेट है।
फॉर्मेट हमारे पास सबसे पहले है जी बैंक रिकॉन्सिलिएशन का कि हमने वो किस तरह से ड्रॉ करना है। बेटा इसके लिए हमारे पास जो है वो टोटल 4 जो है वो कॉलम होंगे। इसमें सबसे पहले कॉलम के अंदर हम लोग लिखेंगे सीरियल नंबर, फिर उसके बाद बेटा हम दूसरे कॉलम में लिखेंगे पार्टिकुलर्स या आप लफ्ज डिटेल जो है वो भी लिख सकते हैं, और तीसरे कॉलम के अंदर आप लिखेंगे डेबिट की अमाउंट है, और चौथे कॉलम में आप लिखेंगे हमारे पास क्रेडिट की जो अमाउंट है वो। और इसके ऊपर जो है वो हम इसके फॉर्मेट में उस शख्स का, उस अदारे का नाम लिखा करेंगे जिसकी हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाने जा रहे हैं। जैसा कि हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें उसने किसी शख्स का नाम नहीं दिया, तो हम जो है वो नेम लिख के तो उसको छोड़ देते हैं कि किसी भी शख्स का या अदारे का नाम यहाँ लिखा जाएगा अगर हमारे क्वेश्चन में उसने दिया हुआ होगा। दूसरे नंबर पे हम जो चीज बनाने जा रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, और हम बनाने जा रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और तीसरे नंबर पे हम बेटा लिखा करेंगे हमेशा एज ऑन 31 दिसंबर 2017। ये हमारे पास इसका प्रॉपर फॉर्मेट है। डेट हमें ये बताया करेगी कि हम कब का हिसाब किताब करने लगे हैं। अच्छा एक चीज यहाँ मैं बताना जो है वो भूल गया, अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम तैयार क्यों करते हैं। तो बेटा उसका जवाब ये है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कैश बुक और पासबुक के दरमियान अगर फर्क आ जाए बैलेंस के अंदर तो उस फर्क को जो है वो खत्म करता है, उसको रिकंसाइल करता है, उसको मैच करता है। लेट्स से हम हमारी कैश बुक जो है वो हमने बनाना सीखी। हमारी कैश बुक हमें बता रही है भाई हमारे अकाउंट के अंदर 5 लाख रुपए है बैंक के अंदर हमारा, और हमने जब बैंक से जो है वो इसको वेरीफाई किया तो बैंक हमें बताता है कि आपका 4,90,000 रुपए है या 4,95,000 रुपए है। हम सोच रहे हैं कि हमारी कैश बुक तो बता रही है कि हमारे बैंक में जो है वो 5 लाख है, और बैंक जो है वो हमें बता रहा है नहीं आपके 4,95,000 रुपए है। ये जो 5,000 रुपए का फर्क है ये कैसे आया? इस फर्क को जो है वो खत्म करने के लिए हमें एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत है जो कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को आपस में सेम कर देगा, मैच कर देगा, रिकंसाइल कर देगा। तो उसके लिए हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाने जा रहे हैं। गेटिंग? आई एम रिपीटिंग अगेन कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कैश बुक और पासबुक, हमारी कैश बुक जिसमें हमने लिखा हुआ था कि हमारे बैंक में कितने पैसे हैं, क्या हिसाब किताब है, और बैंक की पासबुक जिसमें जो है वो बैंक ने सारा हिसाब किताब किया हुआ था, इन दोनों में अगर मुआफकत नहीं है, ये सेम नहीं है, तो इन दोनों को सेम करने के लिए हम ये डॉक्यूमेंट बना रहे हैं कि जिसकी मदद से हमें जो है वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हमारी कैश बुक और पासबुक में जो फर्क था वो क्यों था, और वो खत्म हो जाएगा। तो लेट्स सी हम जो है वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन को हमेशा बैलेंस से एक स्टार्ट किया करेंगे। वो बैलेंस एज पर कैश बुक भी हो सकता है, वो बैलेंस एज पर पासबुक भी हो सकता है। हमारा जो गिवन क्वेश्चन है यहाँ पर उसने बोला हुआ है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। ये बैलेंस एज पर कैश बुक है। बैलेंस एज पर कैश बुक का ये मतलब होता है कि हमारी कैश बुक के मुताबिक हमारे बैंक में इतने पैसे मौजूद हैं। तो जब हमारी कैश बुक के मुताबिक हमारे बैंक में पैसे मौजूद हैं तो इट्स मीन बैंक हमारे लिए क्या है? एसेट। और एसेट जब आपके पास मौजूद हो तो वो हमेशा किस साइड पे लिखा जाता है? डेबिट साइड पे, क्योंकि बैंक बैलेंस आपके अकाउंट में मौजूद है, इस वक्त पैसे मौजूद हैं, तो बैंक आपका एसेट है, सो वो किस साइड पे लिखा जाएगा? डेबिट साइड पे। तो मैं उसको बोलूंगा बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। और इसकी अमाउंट हमारे पास है बेटा 47,020 रुपीज, 47,020 रुपीज। ये हमारी बैलेंस, हमारी कैश बुक जो है वो बता रही है कि इतने पैसे हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है बैंक के अंदर। ये हमारी कैश बुक बता रही है। अब देखते हैं कि वो क्या मसाइल थे जिनकी वजह से हमारी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस जो है वो सेम नहीं था। तो उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है चेक फॉर ₹6,000 डिपॉजिटेड फॉर
collection but not credited by bank prior to 31st December 2005. चेक डिपॉजिटेड, बेटा चेक डिपॉजिट करना किसे कहते हैं? चेक डिपॉजिट करना कहते हैं बैंक के अंदर पैसे जमा करवाना। चेक हमने बैंक के अंदर जमा करवाया है। जब हमने चेक बैंक के अंदर जमा करवाया हो तो हम घर आके अपनी कैश बुक के अंदर उसको नोट जरूर करते हैं। ये ग्राफ सा मैंने फॉर्मेट बना दिया है कैश बुक का। ये हमारे पास कैश बुक का एक ग्राफ सा फॉर्मेट है और मैंने सिर्फ इसके अंदर एक ही कॉलम बनाया है, वो है बैंक का कॉलम। ये सवाल का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम इसको प्रॉपर तरीके से समझने के लिए इसको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को कैश बुक के साथ में टच दे रहे हैं। वो कह रहे हैं चेक डिपॉजिटेड, चेक हमने क्या किया? जमा करवाया। जब जाहिर है आप लोग चेक बैंक में जमा करवा के आए तो आपने घर आके अपने पास कहां में लिखना है उसे? कैश बुक में, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि कैश बुक जो है वो कोई भी शख्स बना सकता है अपने बैंक के बैलेंस का हिसाब किताब करने के लिए, अपने नकद पैसों का हिसाब किताब करने के लिए। तो हमने जब चेक बैंक में जमा करवाया तो हमारे बैंक में क्या हो चुका है? इजाफा। और हमारे बैंक में जब इजाफा हो तो बैंक हमारे लिए क्या होता है? एसेट्स। एसेट्स में इजाफा हो तो हम उसको कहां लिखते हैं? डेबिट साइड पे। तो हमने कितना लिख लिया? 6000 रुपीज हमने डेबिट साइड पर अपनी कैश बुक के अंदर लिख दिया। सोचा ये कि हमने चेक बैंक में जमा करवाया जिससे हमारे अकाउंट में क्या हो गया? इजाफा। लेकिन वो हमें आगे जाके बता रहा है कि आपने तो यही सोचा था कि हमने चेक बैंक में जमा करवाया तो उससे हमारे अकाउंट में इजाफा हुआ है, लेकिन आगे उसने लिखा है बट नॉट क्रेडिट बाय बैंक। लेकिन बैंक ने उसको 31 दिसंबर तक जो है वो क्रेडिट नहीं किया। बैंक ने आपके अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया। अब बैंक ने हमारे अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया तो इसका क्या मतलब है? बेटा ये अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें दो जर्नल एंट्रीज यहाँ पे सीखने की जरूरत है। आप लोग अब खुद को अज्यूम कर लें कि आप लोग बैंकर हैं। अब ये डिस्कशन हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन मैं क्योंकि यहाँ ये नहीं बताना चाहता कि बैंक अगर क्रेडिट करे तो आप उसको डेबिट कर दें, बैंक अगर डेबिट करे तो आप उसको क्रेडिट कर दें। ये तो शॉर्टकट है, इससे क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमें ये समझ नहीं आएगी कि हमने ऐसा क्यों किया। अब यहाँ उसने कहा नॉट क्रेडिट बाय बैंक, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, तो बताने वाला ये बताएगा बैंक ने क्रेडिट नहीं किया इसलिए आप क्रेडिट कर दें। तो भाई क्यों? ये क्यों का सवाल हमें इसका जवाब जानने के लिए हमें दो जर्नल एंट्री सीखने की जरूरत है। अब आप सब ना खुद को एज्यूम कर लें कि आप बैंकर हैं। आप हैं बैंकर, आपके पास एक शख्स आया, उसका नाम है मिस्टर ए, उसने आपको आके पैसे जमा करवाए। आप बैंकर हैं, ये ज़हन में रखना है। आप हैं बैंकर, बुक ऑफ बैंक, आप बैंक है, आपके पास मिस्टर ए आया और उसने आके आपको 6000 रुपया जमा करवाया। जब उसने आपको आके 6000 रुपए का चेक जमा करवाया तो आपने जर्नल एंट्री पास करनी थी कैश अकाउंट डेबिट और मिस्टर ए अकाउंट क्रेडिट। भाई आपने कैश को तो इसलिए डेबिट किया क्योंकि आप बैंक हैं, आपको पैसे मिले हैं, पैसे आपका एसेट, एसेट में इजाफा डेबिट। तो आपने मिस्टर ए को क्यों क्रेडिट किया? तो आपने ये जवाब दिया हमने कल को इस बंदे को पैसे वापस करने हैं, हमने इस बंदे को कल को पैसे वापस करने हैं। आप लोग कौन है? बैंक है, ये ज़हन में रखें। आप लोग बैंक है। मिस्टर ए ने जब आपको पैसे जमा करवाए तो ए ने कल को आपसे ये पैसे वापस लेने हैं, तो ए लिहाजा आपके लिए इस वक्त क्या बन गया? एक लायबिलिटी बन गया। आपने बोला मेरी लायबिलिटी में इजाफा हो गया, इसलिए हमने ए को क्या कर दिया है? क्रेडिट कर दिया। इट्स मीन अगर आप ए को क्रेडिट करेंगे तो ए आपके ऊपर, आपसे मुराद बैंक के ऊपर क्या बन जाएगा? लायबिलिटी। और जब ए आपके ऊपर लायबिलिटी बनेगा तो इसका ये मतलब होगा कि ए ने आपसे पैसे लेने हैं, तो ए के अकाउंट में क्या हुआ होगा? इजाफा, इसीलिए तो उसने आपसे पैसे लेने हैं। सो यहां हमने ये देखा कि अगर हमसे मुराद बैंक, अगर बैंक जो है वो कर दे क्रेडिट कस्टमर के अकाउंट को, तो इससे कस्टमर के अकाउंट में क्या हो जाता है? इजाफा हो जाता है, क्योंकि वो कस्टमर बैंक के ऊपर लायबिलिटी बन जाता है। कस्टमर बैंक के ऊपर लायबिलिटी बनेगा तो कस्टमर को पैसे मिलेंगे ना। अब आ जाए अपने सवाल की तरफ। यहां वो कह रहे हैं कस्टमर ने, हमने, अब हम यहां कस्टमर खुद को अज्यूम कर लें, हम लोग कस्टमर हैं, हमने बैंक के अंदर चेक जमा करवाया 6000 का। हमने तो ये सोचा हमारे अकाउंट में क्या हो चुका है? इजाफा। लेकिन इजाफा तब होना था जब बैंक हमारे अकाउंट को क्या कर देता?
क्रेडिट करता और बैंक हमें अपनी लायबिलिटी बना लेता। तो वो कह रहे हैं बट नॉट क्रेडिट बाय बैंक, बैंक ने आपके अकाउंट को क्रेडिट, बैंक ने आपको अपनी लायबिलिटी नहीं बनाया। जब बैंक ने आपको अपनी लायबिलिटी नहीं बनाया, इट्स मीन आपके अकाउंट में इजाफा, जबकि आप तो क्या कर चुके हुए हैं, इजाफा कर चुके हुए हैं, असल में इजाफा हुआ। सो इसलिए आप उसको वापस किस साइड पर लिख देंगे, क्रेडिट साइड पर, क्योंकि आपके अकाउंट में इजाफा। तो मैं इसको सम अप करता हूं इस पूरी डिस्कशन को कि हमने अगर बैंक में पैसे जमा करवाए और बैंक ने हमें कर दिया क्रेडिट, तो इससे हमारे अकाउंट में होगा इजाफा, क्योंकि हम बैंक के ऊपर बन जाएंगे लायबिलिटी। लेकिन अगर बैंक ने हमारे अकाउंट को क्रेडिट ना किया तो फिर इससे हमारे अकाउंट में इजाफा नहीं होगा, हम बैंक के ऊपर लायबिलिटी नहीं बनेंगे। जब हम बैंक के ऊपर लायबिलिटी नहीं बनेंगे तो हमारे अकाउंट में इजाफा भी नहीं होगा। तो जब हमारे अकाउंट में इजाफा नहीं होगा तो फिर हम उसको डेबिट भी नहीं कर सकते। लेकिन हमने तो डेबिट कर दिया, जबकि इजाफा तो नहीं हुआ। बैंक ने आपके अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया, बैंक ने आपको अपनी लायबिलिटी नहीं बनाया, सो इसलिए हम उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितने से, 6000 रुपीज से, क्योंकि हमारे अकाउंट में इजाफा नहीं हुआ। सो हम यहाँ पर इसकी सिंपल लिख देंगे पार्टिकुलर या इसके डिटेल के अंदर, चेक डिपॉजिटेड, चेक हमने जमा करवाए बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, लेकिन बैंक ने हमारे अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया। जब बैंक ने हमारे अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया तो हमारे अकाउंट में इजाफा भी नहीं हुआ, हम बैंक के ऊपर लायबिलिटी नहीं बने, सो इसलिए हमने उसे क्रेडिट कर दिया क्योंकि हमारे अकाउंट में इजाफा नहीं हुआ। देख लीजिए इतनी लंबी डिस्कशन थी। मैं सिंपली आपको ये कह सकता था कि अगर बैंक आपको क्रेडिट ना करे तो आप क्या कर दें, क्रेडिट कर दें, और अगर बैंक आपको क्रेडिट कर दे तो आप क्या कर दें, डेबिट कर दें। लेकिन ऐसे नहीं काम चलेगा, बेहतर है कि आप जो है वो इसका कॉन्सेप्ट सीखें। नहीं जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे हैं। कहता है चेक अमाउंटिंग रुपीस 8000, 8000 रुपए के चेक जो है वर इशूड, हमने इशू किए। चेक इशू करने का मतलब क्या होता है, चेक इशू करने का मतलब होता है हमने किसी को पेमेंट करनी थी तो हमने उसको पेमेंट करने की बजाय क्या दे दिया, चेक दे दिया। जब हमने उसको चेक दिया तो उससे हमें अपने पास कैश बुक में नोट करना है कि नहीं करना है। और कैश बुक में हम नोट उसको किस जगह करेंगे, क्रेडिट साइड में, बैंक के कॉलम में, क्योंकि हमने उसे चेक दिया, वो जाके हमारे अकाउंट से पैसे निकलवा लेगा। हमने ये सोच के तो उसे किस साइड पर लिख दिया, क्रेडिट साइड पर लिख दिया कि 8000 रुपए का हमने उस भाई को चेक दे दिया है, तो अब वो हमारे अकाउंट से जाके पैसे निकलवा लेगा। लेकिन क्या हुआ, लेट्स सी, कहता है आउट ऑफ विच, जिसमें से चेक फॉर रुपीस 6000 वर कैश अप टू 31 दिसंबर 2005, हमने दिसंबर के महीने में, सुन लीजिए गौर से, हमने दिसंबर के महीने में टोटल 8000 रुपए का चेक किसी को दिया कि ये लो भाई जाके पैसे निकलवा लो। लेकिन उसने जाके बैंक से दिसंबर में ही कितने पैसे निकलवाए, 6000। असल में कमी कितनी हुई, 6000 की, क्योंकि उसने जाके निकलवाए कितने हैं, 6000 निकलवाया, और हमने अपने पास कमी कितनी की हुई है, 8000 की। इसका मतलब 2000 रुपया उसने निकलवाया। जब उसने 2000 नहीं निकलवाया तो हम उसको वापस किस साइड पर लिख देंगे, डेबिट साइड पे, क्योंकि हमारे अकाउंट में कमी नहीं हुई। इसको हम 2000 को डेबिट साइड पर लिख देंगे। अगेन रिपीटिंग, हमने 8000 रुपए का चेक लोगों को दिया, जाओ जाके भाई पैसे निकलवा लो, और ये दे के उनको हमने अपने पास क्रेडिट साइड पे लिख दिया कि हमारे अकाउंट में कमी हो गई है। लेकिन उस बंदे ने जाके सिर्फ 6000 रुपए का चेक जो है वो बैंक से निकलवाया। हम तो कमी 8 की कर चुके हैं, जबकि उसने पैसे 6 निकलवाए हैं, सिर्फ 2000 उसने निकलवाया नहीं है। तो इसका मतलब वो 2000 हमारे अकाउंट में से कम भी नहीं हुआ, इट्स मीन वो हमारे अकाउंट में मौजूद है, तो हम उसको क्रेडिट, सो हमने उसे दोबारा से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। इसको भाई हम नाम देंगे चेक इशूड। हमने चेक इशू किए बट नॉट प्रेजेंटेड, लेकिन वो पेश नहीं हुए बैंक में फॉर पेमेंट के लिए, वो बैंक में पेमेंट के लिए पेश नहीं हुए। हमारे अकाउंट में कमी नहीं हुई, जितनी कमी हुई थी वो हमें करनी चाहिए थी। हाँ, कमी हुई थी 6000 की, तो हमें भी 6000 नोट करना चाहिए था। हमने 8000 की कमी कर दी हुई थी, 2000 हमने एक्स्ट्रा कमी कर दी, उसको वापस हमने उठा के डेबिट साइड पर लिख दिया। गेट इट?
नेक्स्ट वन बेटा, हमारे पास फोर्थ ट्रांजैक्शन है, कहते हैं रॉन्ग डेबिट ऑफ ₹800 अपीयर्ड इन पासबुक। बैंक ने गलती से आपके अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। इसका सादा सा जवाब तो ये बनता है कि बैंक ने डेबिट किया तो आप क्या कर दें, लेकिन क्यों, हमें ये क्यों का आंसर सीखना है। यही वजह है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अब उनको बैंक रिकॉन्सिलिएशन अच्छे तरीके से आती नहीं है, क्योंकि वो शॉर्टकट मारते हैं। तो हमें बेटा बैंक ने डेबिट किया तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको क्रेडिट करेंगे। हम इसको क्रेडिट क्यों करेंगे, इसका जवाब जो है हमने सीखना है। वापस आ जाएं आप अपनी इसी ट्रांजैक्शन में। जब आप लोग खुद को बैंक अज्यूम कर रहे थे, आप बैंक थे, आपके पास एक बंदा आके पैसे जमा करवा के गया था, तो आपने उसको क्या कर दिया था, आपने इसे क्रेडिट कर दिया था। आपने सोचा था मेरे अकाउंट में क्या हो चुका है, हम बैंक थे ना, तो हमने ये सोचा था कि वो बंदा हमारे ऊपर क्या बन चुका है, लायबिलिटी बन चुका है, उसने हमसे पैसे ले लिए हैं। तो जब वो हमसे पैसे ले जाएगा, जब वो बंदा हमसे पैसे ले जाएगा, तो हम बतौर बैंक क्या एंट्री पास करेंगे, हम एंट्री पास करेंगे एक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। हमने एक को डेबिट किया, क्यों, क्योंकि अब हम बैंक हैं, हम ये कह रहे हैं कि वो बंदा हमारे पास से पैसे ले गया है, अब वो हमारे ऊपर लायबिलिटी नहीं रहा। अब वो हमारे ऊपर लायबिलिटी नहीं है, इसका मतलब हमने अब उसे पैसे नहीं देने, जितने देने थे वो ले गया। हमारे ऊपर से लायबिलिटी क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो जब बैंक के ऊपर से लायबिलिटी खत्म हो तो बैंक उसको क्या कर देता है, डेबिट कर देता। बैंक के ऊपर से जब लायबिलिटी खत्म हो तो बैंक उसे, और जब बैंक की लायबिलिटी खत्म हो जाए तो फिर बैंक किसी और को पैसे देता नहीं है। तो बैंक ने जो है वो गलती से हमारे अकाउंट को डेबिट कर दिया। बेशक गलती से किया, लेकिन किया तो है, किया क्या है, डेबिट। और डेबिट करके बैंक हमें ये कह रहा है भाई मैंने अब तुम्हें पैसे नहीं देने, क्योंकि तुम अब मेरी लायबिलिटी नहीं रहे। तो जब हम बैंक के ऊपर लायबिलिटी नहीं रहेंगे तो उससे हमारे अकाउंट में क्या होगा, कमी हो जाएगी, क्योंकि हम बैंक के ऊपर लायबिलिटी, हमने बैंक से पैसे तो तब भी लेने थे ना जब हम बैंक के ऊपर लायबिलिटी थे। तो अब हम बैंक के ऊपर लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि बैंक ने हमें क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो बैंक जब भी हमें डेबिट करेगा तो उससे हमारे अकाउंट में कमी होगी। बैंक जब भी हमें डेबिट करेगा तो उससे हमारे अकाउंट में कमी होगी, क्योंकि हम बैंक के ऊपर लायबिलिटी नहीं रहेंगे। तो जब लायबिलिटी नहीं रहेंगे तो हमारे अकाउंट में कमी होगी। हमारे अकाउंट में जब कमी हो तो हम उसको किस साइड पर लिखते हैं, हम उसे क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। तो बेटा हमने उसे क्रेडिट साइड पर लिख देना है 800 रुपीस, कि बैंक ने हमें गलती से डेबिट किया जिससे हमारे अकाउंट में कमी हो गई, हम बैंक के ऊपर लायबिलिटी नहीं रहे, तो हमने फिर उसे क्रेडिट कर दिया। लिखेंगे wrongly debited by बैंक। बैंक जब हमें गलती से डेबिट कर दे तो उससे हमारे अकाउंट में कमी हो जाती है, क्योंकि हम उसके ऊपर लायबिलिटी नहीं रहते और इसकी वजह से फिर हमें पैसे भी नहीं मिलते हैं, तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। सेकंड लास्ट, बैंक चार्जेस ₹20 appeared in passbook but not in cash book। सिंपल सी बात है, बैंक चार्जेस, भाई बैंक ने हमसे चार्जेस लिए, बैंक जब भी हमसे चार्जेस लेगा तो हमारे अकाउंट में कमी हो जाएगी। हमारे पैसे उसके पास पड़े हैं, उसने उन पैसों में से थोड़े से पैसे काट लिए चार्जेस के नाम पे, जिससे हमारे अकाउंट में कमी हुई, तो हमने उसे क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। 20 रुपए से कमी हो गई तो उसको बोलेंगे बैंक चार्जेस। लो बेटा, उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारी। लास्ट ट्रांजैक्शन में ये कह रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बेटा हमें यहां पर इन्वेस्टमेंट को समझने की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं किसी भी कारोबार में आप लोगों ने अगर पैसे लगाए हुए हैं तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो जब आपने किसी कारोबार में पैसे लगाए हो तो वहां से आपको पैसे रिटर्न में मिलते हैं, इंटरेस्ट के तौर पे, प्रॉफिट के तौर पे, डिविडेंड के तौर पे आपको पैसे वहां से मिलते हैं। और हम मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर ये पढ़ चुके हैं कि बैंक जो है वो एक एजेंट के तौर पे भी आपका काम करता है। बैंक आपके काम करता है छोटे छोटे, इट इज वन ऑफ देम। क्या आपने किसी जगह पर कारोबार में पैसे लगाए हैं तो आपने बैंक की जिम्मेदारी लगा दी हुई है कि वहां से हर महीने इंटरेस्ट आपने जो है वो कलेक्ट करना है, या वहां आपने बैंक अकाउंट दे दिया हुआ है उसका नंबर, तो वो अदारा, वो बिजनेस आपके हिस्से का जो प्रॉफिट है वो आपके अकाउंट में
ट्रांसफर कर देता है, जिससे आपके अकाउंट में इजाफा होता है। इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने हमारे हिस्से का प्रॉफिट लाया, हमारे हिस्से का इंटरेस्ट लाया और लाके हमारे अकाउंट में जमा कर दिया, जिससे हमारे अकाउंट में इजाफा हो गया। जब हमारे अकाउंट में इजाफा होगा तो हम उसे किस साइड पर लिखेंगे? ये है सिंपली इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और हमारे पास इसकी अमाउंट है 2000 रुपीस। लो बेटा लास्ट था ये। अब इसके बाद देखते हैं हमने क्या करना है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। जी बेटा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा वो तमाम जो उसने चीजें दी हुई थी नोट कर चुके हुए हैं। अब हम इसका जो है वो बैलेंस करेंगे, देखेंगे हैवियर साइड कौन सी है। हैवियर साइड हमारे पास डेबिट साइड ही है और ये कितनी है? 5,10,020 रुपए। 5,10,020 जी 5,10,000। यहाँ 1 0 हो रहेगा, ऐसे ही है? नहीं सर कितना ही आएगा बेटा 5 लाख कह रही है ना, फिर 5 लाख तो ना 51,000 होगा। 51,000 रुपीस जी हमारा बैलेंस आया 51,000 रुपीस 51,020 रुपीस। अब इस 51,000 जो बड़ी साइड थी इसको दूसरी साइड पर लिखा और इसमें से माइनस कर दिया जो छोटी साइड है उसको, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया जी बेटा? 44,020 रुपीस हमारे पास जो है वो इसका 44,200 जी 44,200 रुपीस जो है वो हमारा आंसर है। हमारे पास ये जो आंसर आ चुका है ये हमारे पास है बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक मतलब बैंक जो है ना वो ये बता रहा था कि तुम्हारे मेरे पास कितने पैसे हैं 44,200 रुपीस, जबकि हम कह रहे थे नहीं हमारे तुम्हारे पास पैसे हैं 47,020 रुपीस। तो ये वो वजूहात थी ये जो हमने दरमियान में नोट की जिनकी वजह से हमारा बैलेंस ज्यादा शो हो रहा था कैश बुक में। तो हमने जब उसको रिकंसाइल किया पासबुक के साथ अपनी कैश बुक को, तो अब हमारे पास भी जो बैलेंस शो हो रहा है बैंक का वो 44,200 रुपीस ही शो हो रहा है। ये है बेटा बैलेंस बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अगर आपके पास ऊपर लिखा होगा बैलेंस एज पर कैश बुक तो यहाँ नीचे जो है वो बैलेंस एज पर कैश बुक जो है वो लिखा जाएगा। और अगर ऊपर आप बैलेंस एज पर कैश बुक से अपने पासबुक से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो फिर यहाँ पर बैलेंस एज पर कैश बुक जो है वो लिखा जाएगा, मतलब उसके अल्टरनेटिव जो है वो चलेगा। तो बेटा ये है हमारे पास इसका टोटल तरीका, हम किस तरह से इसको जो है वो मेंटेन करते हैं। सिंपली सम अप करता हूं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को रिकंसाइल कर दे, मैच कर दे और इसको स्टार्ट हमेशा बैलेंस से किया करेंगे और एंड भी इसका बैलेंस के ऊपर हुआ करेगा। जो चीजें हमने अपने कैश बुक में नोट नहीं की होंगी उनको हमने नोट करना है, जो कोई काम बैंक ने कर दिया और हमने नहीं नोट किया उनको नोट करना है। तो इस तरह से हम जो है वो इसको रिकंसाइल करेंगे। मजीद आप क्वेश्चंस को अपनी बुक से ट्राई करें, अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।